Hello everyone, welcome to Literature Unlocked. So this is the third part of historical text as literary artifact by Hayden White, and I'm going to continue this topic. In the previous two videos I have already told you how Hayden White have related history to fiction, mythology and literature than to science. Now अब मैं इस कोट को आपको एक्सप्लेन करूँगी. द इफेक्ट ऑफ सच इनकोडेशंस इज़ टू फैमिलियराइज द अनफैमिलियर. अब जो हेडन वाइट है वो हिस्ट्री को रिलेट करेंगे साइकोथेरेपी से. साइकोथेरेपी मतलब हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है. तो हमें वो थेरेपिस्ट क्या करता है कि जो हमारे साथ जो भी इवेंट्स है जिसकी वजह से हमें मेंटल ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर स्ट्रेस हो रहा है, वो उसको मतलब बार बार हमसे पूछने की कोशिश करेंगे कि मतलब आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था. या फिर मान लो कि हम ना कुछ सिचुएशन को भूल गए हैं, तो हमें ना वो बिठा के शांति से याद दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि ना वो जान सके कि किस पॉइंट की वजह से, किस चीज़ की वजह से हम मतलब स्ट्रेस फील कर रहे हैं, स्ट्रेस आउट फील कर रहे हैं. तो हिस्ट्री भी क्या करती है कि जो अनफैमिलियर है उसको हमें फैमिलियराइज करने की कोशिश करती है. जैसे कि साइकोथेरेपिस्ट है, वो हमें किस चीज़ की वजह से स्ट्रेस हो रहा है वो हमें याद दिलाने की कोशिश करते हैं. वो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारे पास्ट में ये ट्रॉमा था, और ताकि वो उसके रूट कोज तक जाके उसको ख़त्म कर सकें. तो इनडायरेक्टली वो बोलता है कि हिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू साइकोथेरेपी. अब उसने हिस्ट्री को किससे रिलेट कर दिया? साइकोथेरेपी से, ठीक है. अब ये बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है एवरीथिंग इज़ एम्बेडेड इन लैंग्वेज, कि सब कुछ लैंग्वेज के अंदर छुपा हुआ है. तो मतलब इन द सेंस कि अगर हम किसी चीज़ को समझते हैं वो हमें मतलब अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आप ये टेक्स्ट पढ़ रहे हो, अगर आप कुछ भी समझ रहे हो अभी, वो बेटर किसके थ्रू समझ पा रहे हो कि मतलब लैंग्वेज में जो मैंने लिखा हुआ है. आप अपने एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग करते हो तो वो आप बोल के नहीं बताते हो, ठीक है. वो जो चेकर होएगा वो आपने जो लिखा है वो उसको ये नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है. आपको मार्क्स मिलेंगे कि आपने आंसर शीट पे क्या लिखा है और कैसे लिखा है. तो ऐसे ही हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, वो भी मतलब हमें ज़्यादा कब समझ में आती है कि मतलब वो लैंग्वेज के थ्रू कि कैसे किसने क्या लिखा है. जो ओरली जो भी हम वो ट्रांसफ़र करते हैं वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है और उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहता है, ठीक है. बट लैंग्वेज जो है वो एज़ कम्पेयर टू ओरल ट्रांसमिशन ज़्यादा बेटर मानी जाती है, ठीक है. तो ऐसे ही बोलते हैं कि एवरीथिंग इज़ एम्बेडेड इन लैंग्वेज, दस हिस्टोरिकल नैरेटिव इज़ ऑल्सो एम्बेडेड इन लैंग्वेज, ठीक है. और जो लैंग्वेज है हम कुछ भी लिखते हैं, मान लो कि आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसका एक स्टाइल होगा लिखने का, कि जैसे क्रिटिकल है, आप इंग्लिश में लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो तो आप कैसे पेपर अटैम्प्ट करोगे? पहले राइटर का इंट्रोडक्शन दोगे, 3 4 4 5 लाइन जो भी है, ठीक है. आप राइटर की एक फेमस कोट भी डाल सकते हो. उसके बाद आप जो भी टॉपिक है कि ये लगा लो हिस्टोरिकल टेक्स्ट एज लिटरेरी आर्टिफैक्ट, इसका इंट्रोडक्शन दोगे, इसके बारे में 3 4 लाइन लिखोगे. उसके बाद आप जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दोगे, और बीच में आपको कोट ऐड करने और लास्ट में कंक्लूजन देना है. तो ये पैटर्न है आपका पेपर अटैम्प्ट करने का. तो हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, ठीक है. हिस्टोरिकल डाटा जो भी है वो अपना प्रोवाइड करते हैं, उनका भी एक पैटर्न होता है. वो पैटर्न कहाँ से बोरो करते हैं? नैरेटिव स्टाइल, लिखने का तरीका कहाँ से बोरो करते हैं? लिटरेचर से. जैसे कि वो मैंने आपको पीछे 4 ट्रोप्स के बारे में बताया था, रोमांटिक, आयरनिक, ट्रेजिक और कॉमिक, ये वो कहाँ से बोरो करते हैं? लिटरेचर से. सो इनडायरेक्टली वो लैंग्वेज भी उससे बोरो करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो लिटरेचर से भी रिलेटेड है, ठीक है. अब हम CS पियर्स के बारे में पढ़ेंगे. उसने साइन, सिंबल और आइकन के बारे में बताया. वो बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है वो सर्टेन आइकन्स का यूज़ करती है, ठीक है. CSPS बोलते हैं कि सर्टेन आइकन इन द सेंस कि मतलब कोई इमेज वगैरह है, कि जैसे आइकॉनिक ऑफ मेडिवल इंडिया अकबर को माना जाता है, ठीक है. मतलब किसी सिंबल का यूज़ करके कि इससे हमें ये पता चलता है कि ये इस एज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है. तो ऐसे ही जो है हिस्ट्री मेक यूज़ ऑफ साइन, आइकन एंड सिंबल. हेडन वाइट ये बोलते हैं कि हिस्ट्री के अंदर एक फिक्टिव एलिमेंट होता है, कि मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर मतलब कुछ ना कुछ फिक्शन की चीज़ें होती हैं, ठीक है. बट जो हिस्ट्री है वो उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है, एक्नॉलेज नहीं करती है. और वो बार बार ये बोलते हैं कि जो हम ना साइंस से ज़्यादा रिलेटेड हैं एज़ टू लिटरेचर, ठीक है. बट वो बोलते हैं कि हेडन वाइट यही बोल रहे हैं कि हिस्ट्री के अंदर फिक्टिव एलिमेंट होता है. हाँ, वो ये बोलते हैं कि वो शायद कॉन्शियसली मतलब उन चीज़ों को ना लेते हों जो लिटरेचर, मतलब वो कॉन्शियसली तो ये कोशिश करते हों कि साइंस की तरह ही हो हिस्ट्री, पर जो अनकॉन्शियसली है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न से
जैसे कि कैसे लिख रहे हैं, पैटर्न है, ठीक है, या फिर कुछ मतलब गैप हो जाता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, उसकी वजह से कुछ माइथोलॉजिकल चीज़ें हैं, या फिर कुछ भी स्टोरी टेलिंग है वो अपने हिसाब से ऐड कर देते हैं, या फिर कोई राइटिंग स्टाइल है कि कोई रोमांटिक वे में लिख रहा है, कोई ट्रेजिक वे में लिख रहा है, फोर ट्रोप्स के अकॉर्डिंग। तो इसकी वजह से हेडन वाइट बोल रहे हैं कि हिस्ट्री के अंदर फिक्टिव एलिमेंट होता है। हेडन वाइट सेज दैट हिस्ट्री एज अ फिक्टिव एलिमेंट, बट हिस्ट्री डज नॉट वांट टू एक्नॉलेज दिस fictive element because historical historians believe that their writings are 100% based on the facts, whereas because the historians use the tropes of literature, therefore they also have a fictive element, and the fictive element is the way in which the story is narrated, explained, ठीक है। नाउ अब ये बोलते हैं कि जो हिस्टोरिकल डाटा है वो लिटरेचर की तरह ही, इस कोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट लेस ओपेक देन द टेक्स्ट स्टडीड बाय द लिटरेरी क्रिटिक, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो हिस्टोरिकल डाटा है या फिर जो भी हमें मिलता है, मतलब जो भी कोई भी हिस्टोरियन है हिस्ट्री के बारे में लिखता है, वो भी लिटरेचर की तरह ओपेक होता है। ओपेक इन द सेंस कि मतलब हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, ठीक है। ओरिजिनल इवेंट जो है या फिर जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत मुश्किल होती है मिलनी। हम जो मोस्टली रिलाई करते हैं हिस्टोरियन किसके ऊपर, सेकेंडरी रिसोर्सेज, और जो सेकेंडरी रिसोर्सेज होते हैं वो लेस रिलायबल होते हैं, ठीक है। एक तो आप ये सोचो कि मतलब कोई इवेंट हुआ था, ठीक है, आप वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख पाओ। कि जैसे अभी आप कोविड के टाइम पे प्रेजेंट थे, अब आपको कोई कोविड के टाइम पे मतलब कोविड के बारे में पूछेगा तो आप उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू द फ्यूचर जनरेशन। जिन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से वही बात है कि जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, जो हिस्टोरिकल डाटा जो भी प्रेजेंट करते हैं, उनके पास सेकेंडरी सोर्सेज मोस्टली अवेलेबल वही होते हैं, तो वो लेस रिलायबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी वंस। तो इस और हिस्टोरिकल डाटा है वो ऑल्सो मतलब कभी ये नहीं बोल सकते कि जो इन्होंने जो हिस्ट्री लिख दी है कंप्लीट है, वो ऐड ऑन होती रहती है कि कुछ नई चीज़ मिल गई तो उसमें वो ऐड कर दिया, कुछ नई चीज़ मिल गई। हिस्टोरिकल डाटा इज़ ऑल्सो ओपेक एज लाइक लिटरेचर बिकॉज वी डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द original event, and the secondary resources are thus less reliable as compared to the primary ones, and the historical data also keeps on adding. There is nothing final in it, therefore history is a continuous thing, and the primary texts are also not easily accessible to the complexity of language, ठीक है।